स्केचिंग का दूसरा नाम ही एक्सपेरिमेंटेशन है, लेकिन आज जितने भी बिगिनर आर्टिस्ट हैं इस चीज़ को भूल रहे हैं और अपने स्केचेस को बहुत जज करने लगे हैं। देखो, जब तक आप अपने स्केच को जज करोगे ना, आप दूसरों के भी स्केच को जज करोगे, और जब आप दूसरों के स्केच को जज करोगे, आप खुद के स्केच को भी जज करोगे। स्केचेस जज करने के लिए नहीं होते हैं, वो आपकी सेल्फ लर्निंग के लिए होते हैं, जहाँ पे आप खुल के गलतियाँ कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। लेकिन जब भी स्केच बनाने बैठोगे, अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि ये स्केच परफेक्ट बने, अच्छा बने, दूसरे लोग देख के इसकी तारीफ करें, ये सारी चीज़ें, ये सारे लोड अगर आप लेके चलोगे, तो वो जो क्रिएटिव पार्ट है, जो फन पार्ट है, इंजॉयमेंट का पार्ट है, जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, वो सारी चीज़ों के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन आ जाएगा। तो खुल के स्केच करेंगे, पेपर उठा लो, एक पेन पेंसिल जो भी उठा लो, कुछ रेफरेंसेस लेंगे, रफ लूज स्केच करेंगे, बिना ये सोचे कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, रफली लूजली। So let's start some creative sketching. स्केचबुक मैंने सेट कर दिया है और यहाँ पे डायरेक्ट पेन से मैं स्केच कर रहा हूँ, हल्के हाथों से, रफली। यहाँ पे सिंपल मेरे पास एक पेन है, जो डेली लाइफ में कोई भी पेन आप उठा सकते हो, कोई भी पेपर आप उठा सकते हो। तो स्केचिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको कोई ऐसा एडवांस मटेरियल नहीं चाहिए। कोई भी सिंपल मटेरियल, कुछ भी चीज़ आपके पास है, कोई रफ पुट्ठा है, कुछ पेपर है, 5 रुपये का भी पेन है, 3 रुपये का भी पेन है, कुछ भी पेन है, कुछ भी पेपर है, सब चलेगा। ओके। और सिंपल सा एक चीज़ करो, जो चीज़ मैं हमेशा करता हूँ, कि जब आप एक पेपर उठाते हो या कोई भी पेन उठाते हो, एक बार उसको रफली चला के देखो कि उसमें आप कितना कंट्रोल पा सकते हो, कितना डार्क ला, इसमें कितना डार्क जा सकते हो, कितना लाइट जा सकते हो। ये सब थोड़ा आइडिया मिल जाए ताकि आपको क्या, क्योंकि क्या होता है कि कुछ पेन थोड़े डार्क चलाते हैं, कुछ पेन थोड़े लाइट चलाते हैं। आर्टवर्क सबसे बन सकता है। कुछ पेपर थोड़े ज़्यादा मोटे होते हैं, कुछ पेपर पतले हैं, बन सब में सकता है। बट जो भी पेपर या जो भी पेन उठा रहे हो, एक बार थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखो, थोड़ा रफ उसमें स्ट्रोक्स लगा के देखो, हैचिंग वगैरह करके देखो, ताकि आइडिया मिल जाए। उसके बाद फिर आप ऐसे स्केचिंग कर सकते हो। और यहाँ पे मेनली पूरा फोकस प्रैक्टिस के ऊपर, कि जो भी सब्जेक्ट आप ले रहे हो स्केच करने के लिए, उसके ऊपर बनाने पे फोकस करो। उसके बाद ये छोड़ दो ये सोचना कि हाँ भाई पेन की गलती है, या शायद मेरा पेपर अच्छा होता तो मैं थोड़ा ज़्यादा स्केच अच्छा कर पाता या कर पाती। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका अगर स्किल है तो उन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पूरा फोकस इस बात पे लगाओ कि जो भी सब्जेक्ट आप स्केच कर रहे हो वो अच्छा हो, उसमें आपके प्रपोर्शन सही हों, उसमें आपके लाइन्स एंगल सही हों। इन्हीं चीज़ों पे फोकस करिए। ओके। तो मैं एकदम हल्के हाथों से यहाँ पे स्केच कर रहा हूँ। और जैसे कि मैंने शुरू में बोला कि स्केच करते समय परफेक्शन इज़ नॉट द गोल। हाँ, ये नहीं कि आप ट्राई ही नहीं करोगे कि मेरा काम अच्छा हो। कई बार लोग, क्या होता है कि मान लेते हैं कि हाँ मिस्टेक तो होती ही है, हाँ गलतियाँ तो होती ही हैं। इस बात को मान के काम नहीं करना है। काम करोगे तो गलती होगी। गलती से डिमोटिवेट ना हो इसलिए ऐसा बोला जाता है कि गलती तो होगी ही, पर आपको ये मान के नहीं चलना है कि गलती तो होगी ही। क्योंकि अगर आप शुरू से मान के चल रहे हो कि गलती तो होनी ही है, तो आप अपना 100% नहीं दोगे। आपको अपना 100% देना है कि सारी चीज़ें सही हो, लाइन्स एंगल सही हो, प्रोपोर्शन सही हो। उसके बाद मिस्टेक हो रही है तो आपको ये समझना है कि हाँ ये मिस्टेक है मेरी, मेरा प्रोपोर्शन मिस्टेक हो रहा है, या फिर मैं पेन को चलाते समय, या पेंसिल से अगर आप कर रहे हो तो उसको चलाते समय कंट्रोल नहीं आ रहा है, फ़्लो नहीं आ रहा है। तो आपको पता चलेगा कि फ़्लो लाने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको पता चल रहा है कि प्रपोर्शंस में ज़्यादा मिस्टेक्स हो रही है, तो प्रपोर्शन वाली एक्सरसाइज करिए। प्रपोर्शन वाली एक्सरसाइज कहाँ से करेंगे? प्रपोर्शन के ऊपर मैंने एक वीडियो डाली है, उसको बहुत लोगों का प्यार मिला है, मिलियंस ऑफ व्यूज़ उसमें आ रखे हैं। वो वीडियो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, उसको देखिएगा। वो वाली एक्सरसाइज करने से आपका प्रपोर्शन बेटर होगा। तो धीरे धीरे आपका प्रपोर्शन जब बेटर होने लग जाएगा, तो वो प्रपोर्शन की इंप्रूवमेंट जो है वो स्केच में दिखनी शुरू हो जाएगी। अक्सर आप अलग अलग आर्टिस्ट को देखते हैं कि वो स्केच कर रहे हैं या ड्राइंग कर रहे हैं तो बहुत स्पीड कर ले रहे हैं, बहुत स्पीड उनका लाइन खींच ले रहे हैं, बहुत स्पीड वो प्रपोर्शन जज कर ले रहे हैं। तो कई बार मन में आता है कि यार सबको इतना स्पीड बना लेते हैं, मैं ही इतना स्लो बनाती हूँ, मैं ही इतना स्लो बनाता हूँ। ये हो सकता है आपके मन में आने लगे।
उस चक्कर में आपको डिमोटिवेशन आए कि मैं इतना स्लो करती हूँ, मैं इतना स्लो ड्रॉ करता हूँ, इतना देर में तो बाकी लोग इतना जल्दी जल्दी 5 मिनट में बना लेते हैं, मेरे को तो आधा घंटा लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप सोचना शुरू कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपके फंडामेंटल्स में प्रॉब्लम है, आपने प्रोपोर्शंस पे काम नहीं किया है। और सिर्फ आप डायरेक्टली स्पीड मैच करने का ट्राई करोगे ना किसी और को देख के, तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि स्पीड अपने आप नहीं बढ़ेगी। आप स्पीड बढ़ाने के चक्कर में आप ये सोचना छोड़ दोगे कि किस चीज़ को ठीक करना है। तो स्पीड बढ़ाने को ज़बरदस्ती फोर्स मत करिए, ओके। आप धीरे धीरे फंडामेंटल्स पे काम करिए। फंडामेंटल्स यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल प्रोपोर्शंस का सही होना। अभी मैं यहाँ पे पोर्ट्रेट एक क्विकली मैंने यहाँ पे डली का एक रेफरेंस लिया, या फिर किसी लैंडस्केप को मैं लेता हूँ, या फिर अगर आपने स्केच विथ मी सीरीज़ की हमारी बाकी एपिसोड्स देखे होंगे, तो अगर नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। हम रैंडम कोई भी टॉपिक लेते हैं, कभी मैं कोई पक्षी को ले लेता हूँ, कोई जानवर को ले लेता हूँ, ठीक है, कभी कोई किसी घर को ड्रॉ कर रहे हैं, तो अलग अलग सब्जेक्ट हम लोग उठाते हैं। और आप पाएंगे कि सब्जेक्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पोर्ट्रेट बनाऊँ तो भी सेम बात है, मैं लैंडस्केप बनाऊँ तो भी सेम बात है, मैं कोई पेड़ को स्केच करूँ, तो ये अलग अलग रेफरेंस हमने स्केच विथ मी सीरीज़ में लिया हुआ है, अलग अलग सब्जेक्ट लिया हुआ है, ताकि आप ये कॉमन फैक्टर समझो कि सब्जेक्ट क्या है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई लोग कंफ्यूज होते हैं ना कि पोर्ट्रेट स्केचिंग का तो अलग टेक्निक होगी, अरे लैंडस्केप बना रहे हैं तो कोई अलग मेथड होगा, अरे ये पेड़ को ड्रॉ करने का कुछ अलग तरीका होगा, अरे ये जानवर को स्केच करने का कोई अलग मेथड होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ओके। इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैं काफ़ी बार शेयर भी करता आया हूँ, द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रॉ व्हाट यू सी। आपको ड्रॉ व्हाट यू सी पे काम करना है कि जो देखो वो बना सको। भूल जाओ कि सामने है क्या, ये भूल जाओ कि सामने जो आप देख रहे हो वो किसी का चेहरा है, या वो कोई पक्षी है कि जानवर है कि पत्थर है, ये भूल जाओ, ओके। आप बस इतना देखो कि एक लाइन है, 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 और हर लाइन एक दूसरे से कितनी बड़ी या छोटी है, इस पे फोकस करो। अगर इतना कर लोगे तो आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको अपनी ड्राइंग का मिल जाएगा। और ये जो लाइन है, लाइन है, लाइन है, ये जो देखने का तरीका है, वो चेहरा हो या जानवर हो या इंसान हो या पक्षी हो, जानवर हो, सब में सेम ही है। तो इसीलिए मैंने आपको रेकमेंड किया कि अगर आप सीरियस लोग सीखना चाहते हो, सीरियसली इस लेसन को देख रहे हो और प्रॉपर अपने आप को ग्रो करना चाहते हो, तो हमारी जो प्रपोर्शन वाली लेसन है जो हमने यूट्यूब पे डाला हुआ है, एक बार ज़रूर देखना और उसको अलग से प्रैक्टिस करना। और अभी स्केच विथ मी ये जो एपिसोड है, यहाँ पे हम स्केच करते हैं, रियल टाइम में मैं आपको स्केच करके दिखा रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ स्केच करिए, प्रपोर्शन की प्रैक्टिस अलग से करिए। वहाँ पे आप पूरा ध्यान लाइंस को खींचने में दोगे, वहाँ पे आप पूरा ध्यान हर लाइन कितनी लंबी या छोटी है उस पर दोगे। वहाँ पे आप ये नहीं देखोगे कि मेरी लाइन स्पीड हो रही है कि नहीं, फ्लो दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, मैं पेन पेंसिल को कंट्रोल करके डार्कनेस लाइटनेस ला पा रहा हूँ कि नहीं। क्योंकि जब हम सीखते हैं ना, जब आप सीख रहे हो तो सीखते समय एक बार में एक चीज़ पे फोकस करोगे तो इम्प्रूवमेंट आएगी। अगर आप 10 चीज़ें एक साथ ट्राई करोगे कि मेरी स्पीड भी बढ़ जाए, मेरा प्रोपोर्शन भी सही हो जाए, मैं पहली बार पेन से ट्राई कर रहा हूँ तो वो भी कंट्रोल में आ जाए, डार्कनेस लाइटनेस भी सही हो जाए, अगर आप 10 चीज़ें कर रहे हो तो ऑलरेडी आप खिचड़ी बनाते हुए चल रहे हो। एक एक चीज़ को ठीक करेंगे, ओके। तो इसीलिए प्रपोर्शन इंप्रूव करने का लेसन मैंने शेयर किया, आप उसको उसमें देखना। अभी जो हम स्केच विथ मी सीरीज़ में करते हैं, यहाँ पे हम ये कर रहे होते हैं कि सिंपल हम कोई भी रेफरेंस लेते हैं और क्विकली स्केच करते हैं, उसके लाइन्स एंगल्स उसके प्रपोर्शन को क्विकली रफली देते हैं, स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करें या ना करें, एक सिंपल वे में उसको क्विकली स्केच करते हैं, हल्की फुल्की डार्कनेस और लाइटनेस ऐड करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर मिस्टेक लगती है तो वापस से स्केच करते हैं, और ऐसा लगता है कि हाँ हमारा प्रपोर्शन बहुत ज़्यादा ही बिगड़ रहा है, तो फिर प्रपोर्शन वाली एक्सरसाइज पे वापस से ध्यान देते हैं ताकि उस तरफ से प्रपोर्शन बेटर हो जाए। फिर वहाँ से जो सीखा उसको हम अपने स्केच करते समय अप्लाई करें, तो ऐसे सीखा जाता है। तो अगर आप आर्ट में सीरियसली सीख रहे हो तो इन बातों को ध्यान देना, एक बार में एक चीज़ पे फोकस करो, ओके। तो ये जो ड्रॉ व्हाट यू सी वाला कॉन्सेप्ट है, ये तो आपको हमेशा ही लगता रहेगा, ओके। इसके लिए मैं आपको बहुत रेकमेंड करूँगा कि डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ रेफरेंस उठा के, और ना एक चीज़ जो बहुत सारे लोग सोचते हैं और मैं आपको बता नहीं सकता ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। बहुत लोग इंडिया में हवा हवा में नई नई अच्छी अच्छी बातें सुन के कंफ्यूज रहते हैं। उन्होंने सुन लिया अरे कॉपी करना तो नॉर्मल, कॉपी तो हम कर लेते हैं, बोलते हैं कॉपी तो हम कर लेते हैं, हमें कुछ नया क्रिएट करना है, हमें तो कुछ जादुई अलग सा बनाना है, हमें तो कुछ नया स्टाइल डेवलप करना है।
जितने भी लोग इस तरीके की बातें करते हैं आप ये पाएंगे कि उनका आर्ट स्किल्स बिल्कुल ही वीक है, बहुत वीक है। जितने भी लोग आप देखेंगे, अगर आप उनमें से खुद हैं तो अपने आप को सच्चाई याद दिलाइए कि आपको तो लग रहा है आप कॉपी कर लेते हो, बट एक्चुअल में आप कॉपी नहीं कर पाते हो। क्योंकि अभी आपको जो बना रहे हो, जो आपको लग रहा है कि मैंने तो कॉपी कर लिया, उसमें अभी हज़ारों गलतियाँ जो आपको नहीं दिख रही हैं। तो जितने भी लोगों से मैंने आज तक मैं मिला हूँ, अगर वो ये बोल देते हैं पहली लाइन में कि हम कॉपी तो कर लेते हैं बट हमें कुछ नया क्रिएट करना है, तो मैं वहीं पे समझ में आ जाता है कि अभी इनका फाउंडेशन पार्ट ही बिल्कुल वीक है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप कॉपी कर लेते हो, दैट मीन्स अभी आप गलती देख नहीं पा रहे हो। गलती ना देख पाना और बड़ी गलती है। ओके, जो गलती देख पा रहा है वो उसको सुधार पाएगा, बट जो गलती देख ही नहीं पा रहा है उसको सुधार पाने वाले स्टेज पे जाने में बहुत टाइम लगने वाला है। तो कभी भी ये मत बोलना कि मैं तो कॉपी कर लेता हूँ, आगे की चीज़ पे काम करना है। कॉपी कर लेने के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसके ऊपर आपको काम करना है। ऐसा नहीं होता कि हाँ सामने वाला, मैं पेड़ बना रहा हूँ, पेड़ मेरा थोड़ा थोड़ा मैच कर गया तो मैं तो कॉपी कर ले रहा हूँ। इसको कॉपी करना नहीं बोलते हैं। ओके, आप जब कॉपी करना ये वर्ड यूज़ करते हो तो इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज छुपी है, बहुत ज़्यादा डीप डीप अंडरस्टैंडिंग इसके अंदर। तो यहाँ पे अगर मैं स्केच कर रहा हूँ तो मैं ये स्टडी कर रहा हूँ कि हाँ लाइन्स एंगल्स प्रोपोर्शन सही आए, ये भी कॉपी का पार्ट है। क्योंकि कॉपी हम रियल नेचर से करते हैं, कोई फ़ोटो भी हम खींचते हैं तो वो इसी नेचर से आती है। तो फ़ोटो को देख के बना लेना और ये सोचना कि मैं कॉपी कर लिया, मुझे कुछ नया करना है, ये सोचना, ये बोलना ही आपको बहुत सारी लर्निंग से दूर ले जाता है। तो सबसे पहले कॉपी करने की रियल मीनिंग को समझिए और रेफरेंसेस उठा के प्रॉपर उसको ड्रॉ करिए। भूल जाइए ये सब चीज़ें कि कुछ नया क्रिएट करना है, कुछ कुछ ना स्पेसिफिक स्टाइल बनाना है, कुछ क्रिएटिविटी लानी है, वो सब चीज़ बाद में होगा। एक बच्चा दौड़ना सीख जाए उसके बाद वो सोचता है कि मैं इस टाइप का जूता पहन के दौड़ूंगा तो अच्छा लगेगा कि नहीं, इस वाले जूते में ज़्यादा कंफर्ट है कि नहीं। दौड़ने से पहले वो सब नहीं देखता वो। ओके, तो कुछ नया ऐड करना है कि नहीं करना है वो आपको तभी समझ में आएगा जब आपके ये सारे फंडे सुपर स्ट्रॉन्ग हो। आपके आपके फंडामेंटल्स जिसमें ये चीज़ें आती हैं, प्रपोर्शंस, वैल्यूज़, लाइन्स, एंगल्स, ये सारी चीज़ें, इसके ऊपर मल्टीपल टाइम्स वर्क करिए। ओके, डिफ़िकल्ट से ईजी चीज़ें आपको लग रही है कि बन जा रही हैं तो धीरे धीरे डिफ़िकल्टी को बढ़ाते जाइए, डिफ़िकल्टी को बढ़ाइए। यहाँ पे मैं पोर्ट्रेट को ड्रॉ कर रहा हूँ। शुरू में आप डायरेक्टली पोर्ट्रेट स्केच करके मेरे साथ अभी देख सकते हो। अगर करोगे तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर करना, मुझे टैग करना, हमारे चैनल्स को टैग करना। आई वुड लव टू सी कि जितने भी लोग मेरे लेसन को देखते हैं, देखिए क्या है ना, मैं उस टाइप के लेसन, बहुत बार मुझे लगता है कि मैं ऐसे लेसन डालूँ जहाँ पे लोगों का देखने में एंटरटेनिंग लगे, बट मज़ा नहीं आता। मैं वैसे लेसन डालना ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट आता है जहाँ पे लोग भले ही कम देखें बट करें उसको, थोड़ा सीख के जाएं, कम उसको करें। भले 100 लोग देखें बट करें उसको। तो अगर आप जेन्युइनली आए हो इस लेसन में और अभी तक देख रहे हो, ओके, तो ज़रूर स्केच करो। सिर्फ देखना मत, काफ़ी नहीं है, देख के कोई मतलब नहीं है। अगर आप कर नहीं रहे हो तो देखो, एक एक बात को ऑब्ज़र्व करो, सुनो, प्रैक्टिकली करो उस चीज़ को। ओके, हमारे और भी स्केच विथ मी की सीरीज़ में काफ़ी एपिसोड्स हमने डाल रखे हैं, वो सारे एपिसोड एक एक करके देखो, इम्प्रूव करो अपने आप को और पोस्ट करो इंस्टाग्राम पे, टैग करना हमारे चैनल्स को। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग करते हैं, साथ में प्रैक्टिस करते हो, पोस्ट करते हो। ओके, मैं देख के लाइक भी करता हूँ। और ऐसा नहीं सोचना कि हाँ हमने डाल दिया कि कौन देखेगा, मैं देख रहा होता हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग प्रैक्टिस करते हैं एक्चुअल में, तभी जाके मैं ये एपिसोड्स आगे बना रहा हूँ। जब मैंने पहला एपिसोड डाला था स्केच विथ मी का, तो मैंने सोचा कि हाँ 1 घंटे की वीडियो है, 1.5 घंटा, आधा घंटा की वीडियो, 40 मिनट की वीडियो कौन देखेगा। पर मुझे लगा कि नहीं, रियल टाइम में डालेंगे, लोगों को हेल्प होगी। और इतना लोगों ने प्यार दिया, इतने लोगों का मैसेज आया कि आप कंटिन्यू करो, स्केच विथ मी की सीरीज़ को कंटिन्यू करो, तो बहुत अच्छा लगा। इसीलिए ये सीरीज़ को मैं अभी तक कंटिन्यू कर रहा हूँ और आगे भी मेरी कोशिश रहेगी कि अगर लोग ऐसे ही, आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही है, आप लोगों को लग रहा है कि हाँ ऐसे स्लो लॉन्ग एपिसोड्स जहाँ पे आप मेरे साथ साथ स्केच कर रहे होते हो, मुझे स्केच करते हुए देख रहे होते हो और स्केच करके एक्चुअल में उसको शेयर करते हो, मुझे भी देख के अच्छा लगता है। अगर आप लोगों की तरफ से ये फीलिंग है, तभी हम ये स्केच विथ मी की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप अभी इस बात को सुन रहे हैं तो एक बार कमेंट में बताइएगा कि आप चाहते हैं स्केच विथ मी की सीरीज़ को कंटिन्यू करना, या फिर अगर आप स्केच विथ मी इतना भी लिख दोगे ना कमेंट में तो मैं समझ जाऊंगा, स्केच विथ मी देख के, कि हाँ आपने मेरी बात सुनी है, मतलब आपने एपिसोड देखा है और आपको ये एपिसोड कंटिन्यू करना चाहते हो आप।
तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ना, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको स्केचिंग के बारे में बताता हूँ। क्या होता है कि चलो सब्जेक्ट से फ़र्क नहीं पड़ता, पहला बात तो ये समझ जाओ कि सब्जेक्ट से फ़र्क नहीं पड़ता कि हम चेहरा बना रहे हैं कि जानवर बना रहे हैं कि कुछ और बना रहे हैं, कोई पेड़ पौधा बना रहे हैं, सब कुछ सारे सब्जेक्ट सेम होते हैं। जैसे कानून की नज़रों में सारे इंसान बराबर हैं, वैसे ड्राइंग की नज़रों में सारे सब्जेक्ट बराबर हैं। अब वो नाक है कि कान है, ठीक है, प्रोपोर्शन देखने का, लाइन खींचने का, एंगल जज करने का तरीका सेम ही रहने वाला है। अगर इस चेहरे की जगह एक पेड़ का ही रेफरेंस होता तो पेड़ में भी लाइंस होते, एंगल्स होते। ओके, जिसको लाइंस, एंगल्स, प्रोपोर्शन जज करना आता है वो दुनिया के सारे सब्जेक्ट बना लेगा। उसको ये नहीं करना पड़ेगा कि हाँ मैं तो नाक बना लेता हूँ बट मेरे से कान नहीं बनता है, मैं आँख बना लेता हूँ बट मेरे से उंगलियाँ नहीं बनती हैं। ये प्रॉब्लम नहीं आएगी जिसको देखना आता है, जिसको लाइंस, एंगल्स, प्रोपोर्शन देखने आते हैं। तो ये तो सबसे कोर फंडामेंटल लर्निंग है ड्राइंग को सीखने की। ओके, दूसरा, जब हम स्केच करते हैं तो ट्राई करिए कि एक जैसे सब्जेक्ट को आप रिपीट मोड पे लो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जब भी स्केच करता हूँ, अगर आपने बाकी हमारे एपिसोड्स आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि अगर मैं फिगर स्केच कर रहा हूँ, फिगर ड्राइंग की स्केचिंग कर रहा हूँ, तो मैं एक एक करके एक फिगर, दूसरा फिगर, तीसरा फिगर अलग अलग पॉस्चर में लेते जाता हूँ, लेते जाता हूँ, लेते जाता हूँ, लेते जाता हूँ। यहाँ पे मैं पोर्ट्रेट स्केच कर रहा हूँ। ओके, तो एक पोर्ट्रेट लिया, फिर अगेन एक पोर्ट्रेट लिया, फिर एक पोर्ट्रेट लिया, फिर एक और पोर्ट्रेट लिया। आराम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ और मल्टीपल पोर्ट्रेट्स को मैं स्केच करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ। आप पेड़ को स्केच कर रहे हो, एक पेड़ को ड्रॉ करो, फिर दूसरे टाइप का पेड़ देखो, ठीक है, अलग अलग मल्टीपल टाइप ऑफ पेड़ को आप स्केच करो। एक ही सब्जेक्ट को मल्टीपल एंगल से, मल्टीपल तरीके से बनाओगे तो क्या होता है कि उस समय आपका दिमाग बैठा होता है, एक फ़्लो में बैठा होता है। ओके, आप एक चेहरे को स्केच कर रहे हो, आपका दिमाग एक फ़्लो में बैठा हुआ है, चेहरे को ऑब्जर्व आप कर रहे हो, तो मल्टीपल चेहरे लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ। छोड़ दो ये सब सोचना कि मेरा ये वाला चेहरा परफेक्ट बना कि नहीं बना, ये वाला चेहरा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बेसिक फंडे को समझो कि हाँ मेरे लाइन्स, एंगल्स, प्रपोर्शन थोड़े सही हों, हल्की फुल्की डार्कनेस और लाइटनेस, जिसको वैल्यूज़ बोला जाता है आर्ट की लैंग्वेज में। जो डार्कनेस, जैसे यहाँ पे लाइट पड़ रही है, यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे इससे कम डार्क है, इससे ज़्यादा डार्क है, यहाँ पे ज़्यादा लाइट है, यहाँ पे कम, थोड़ा सा कम लाइट है, ठीक है। ये जो डार्कनेस और लाइटनेस जो चेंज होता है, इसको वैल्यूज़ बोला जाता है आर्ट की लैंग्वेज में। तो वैल्यूज़ की नॉलेज को बढ़ाइए, ये सब फंडामेंटल कोर कॉन्सेप्ट है। ओके, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हर जगह लगेंगी, फ़र्क नहीं पड़ता आप कल के डेट में ऑयल पेंटिंग करो या कल के डेट में कोई डिजिटल आर्टवर्क बनाओ, ये कोर फंडे हर जगह सेम लगने वाले हैं। अगर किसी के ये कोर फंडे सही हैं तो वो सारे आर्टवर्क किसी भी सब्जेक्ट को किसी भी टूल पे बना लेगा। अगर ये कोर फंडे सही नहीं है और आप डिटेल्स, ये मेथड, वो टेक्निक, ये सब चीज़ के पीछे भाग रहे हो तो कोई मतलब नहीं, इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। ओके, तो इन चीज़ों पे काम करिए, छोड़ दीजिए। दुनिया ने आपको 25,000 नई नई इन्फॉर्मेशन जो दी है, 25 लाख इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे जो मिल रही है, उसके पीछे भागने की बजाय जो मेन चीज़ें हैं उसको रिपीट मोड में करिए। ओके, इसके ऊपर एक रेफरेंस, मतलब एक एग्ज़ाम्पल मैं काफ़ी बार देता हूँ कि अगर एक बच्चे को पहाड़ चढ़ना है, ठीक है, अगर आपका गोल है कि मेरे को ये पहाड़ चढ़ना है, आपने बोला हो सकता है पहाड़ बीच में बारिश हो जाए तो आपने छतरी रख ली, हो सकता है बीच में भालू मिल जाए तो आपने हथियार रख लिए, आपने बोला कि हो सकता है पहाड़ में रुकना पड़ जाए 4 दिन तो आपने 10 ठो कपड़े रख लिए, आपने बोला पहाड़ में हो सकता है मौसम ख़राब हो जाए तो आपने उसके हिसाब से और 10 चीज़ें रख ली, पानी हो सकता है ना मिले तो आपने और एक्स्ट्रा पानी रख लिया। ऐसे करके आपको ना मल्टीपल चीज़ें आ रही दिमाग में कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आप सामान भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो। अब बैग इतना भारी हो चुका है कि पहाड़ चढ़ना तो दूर, आधे रास्ते तक भी आप नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। अगर आपको पहाड़ चढ़ना है तो आपको समझना पड़ेगा कि सिर्फ उतनी ही चीज़ें लें ताकि आपका जो मंजिल है वहाँ तक आप पहुँच भी पाओ। पहले ही डर और इतनी सारी चीज़ें आप भर लोगे दिमाग में तो पहुंचना ही पॉसिबल नहीं है। सेम चीज़ लर्निंग के टाइम पे भी है। आपको लगता है कि हाँ स्केचिंग के ये टेक्निक भी होता है, कोई बोल रहा है ये टेक्निक भी होता है, कोई बोल रहा है ये मेथड भी होता है, इसको ये स्केचिंग बोलते हैं, उसको वो स्केचिंग बोलते हैं। ओके, इसको ये टेक्निक, वो टेक्निक, स्टिपलिंग, ये मेथड, वो मेथड। तो यूट्यूब पे अगर आप सर्च करोगे तो ख़त्म नहीं होगा, नए 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 शब्द आप सुनते जाएंगे। ओके, तो नए नए शब्दों को सुनना, नए नए वर्ड्स को रट्टा मारना, 50 तरीके के पेपर के बारे में जानना, 36 तरीके के पेंसिल के बारे में रट्टा मारना, इससे बेटर है
कि आपके पास जो पेपर है, जो पेंसिल है, वो उठा लो, भूल जाओ दुनिया में कितने पेपर हैं, कितने पेंसिल हैं, भूल जाओ, वो सारी इन्फॉर्मेशन काम की नहीं है। कभी कभी हमें लेयर पे काम करना होता है, इस पे काम करना होता है, तो हम चलो ठीक है थोड़ा बहुत जानने का कोशिश करते हैं, बट प्रॉब्लम ये होती है कि हम उसी लूप में फंस जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलती जाए। ओके, अक्सर बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे अरे भाई रेयांश, अरे सर आप तो ये जो बता चुके हो इसको दूसरा कुछ बताओ, कुछ नया बात बताओ। मेरे नए बात बताने से आप ग्रो नहीं कर जाओगे। वही 10-5 चीज़ें हैं, उसी को रिपीट मोड में करते रहोगे तो ठीक हो जाओगे। ओके, ठीक है। तो कोर चीज़ों पे काम करिए, अपनी ड्राइंग स्किल्स, अपने आर्ट के फंडामेंटल्स में यही मेन चीज़ें आती हैं कि आपके लाइंस, आपके एंगल सही हो, प्रपोर्शन सही हो, डार्कनेस लाइटनेस की अंडरस्टैंडिंग जिसको वैल्यूज़ बोला जाता है वो सही हो। ये 4-5-10 चीज़ें इतना ठीक कर लोगे तो आप ऑलरेडी टॉप 1% के आर्टिस्ट लेवल पे पहुंच जाओगे। वरना जानकारी इकट्ठी करते रहोगे तो वो कभी ख़त्म नहीं होगी, जीवन निकल जाएगा, जानकारी नहीं ख़त्म हो पाएगी। और वहीं के वहीं स्किल कभी इम्प्रूव, स्किल ग्रोथ होगी नहीं। दिमाग में भर लिया 75 चीज़ें, अब कन्फ्यूज़न बढ़ता जा रहा है, ग्रोथ और नहीं हो रही है, मन में लग रहा है कि मैं तो बहुत कुछ सीखा हूँ, वो सीख पेपर पे दिख नहीं रही है, तो फ्रस्ट्रेशन और बढ़ता जाएगा कि मैं सीखा तो था बट आर्टवर्क में दिख क्यों नहीं रहा, फिर मेरे में टैलेंट नहीं है शायद, ऐसा फील होना लग जाएगा। तो इसीलिए उस चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को लेने के बजाय आप प्रैक्टिकली करिए, और प्रैक्टिकली जो जो आपको सीखने की चीज़ है उस पर काम करिए। ओके, कि प्रपोर्शन बिगड़ रहे हैं तो प्रपोर्शन पे काम करते रहिए। ये नहीं बोलना है कि हाँ थोड़ा प्रपोर्शन ठीक हो गया तो हाँ मेरा तो प्रपोर्शन मुझे आता है, अब मैं वाटर कलर पे काम करूँगी, मुझे तो प्रपोर्शन आता है अब मैं ऑयल कलर पे काम करूँगी। नहीं, प्रपोर्शन आपको आता नहीं है, वो इम्प्रूव होता रहेगा, उसको और ठीक करते जाओ, वो फंडामेंटल चीज़ है। वो आता होता तो सब कुछ अपने आप वैसे भी हो जाता। ऐसा नहीं बोलना है कि डार्कनेस लाइटनेस तो मुझे करना आता है, अब मुझे तो ये वाला कलर पे काम करना है। नहीं, डार्कनेस लाइटनेस सही होगा तो कलर अपने आप आ जाएंगे। एक बच्चे को साइकिल चलाने आती होगी तो घंटी बजाना अपने आप आ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें सीखने की है ही नहीं जिस पे हम इतना समय निकाल देते हैं। ओके, तो ये सारा पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए स्केच करते जाइए। यहाँ पे अगेन मैं एक और रेफरेंस मैंने लिया, मैं डली के अलग अलग सीन्स को ले रहा हूँ, अलग अलग चेहरे को यहाँ पे देख रहा हूँ। रेफरेंस इमेज आपको खोजना है, सिंपल आप इंस्टाग्राम पे जाते हो, कोई भी टॉपिक आप सर्च करते हो, इमेजेस आ रहे हैं, आप स्केच करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। फ़ोटो से कर रहे हो, मोबाइल से कर रहे हो, वो एक चीज़ है। एक सेक्शन ये भी रखिए कि आप रियल लाइफ से भी करो। ओके, कहीं पे जाओ, जंगल में बैठो, आसपास कहीं पे अगर पेड़ पौधे हैं तो वहाँ देख के बनाओ, पेड़ सामने बैठा है उस पौधे को ड्रॉ करो, और डिटेल्स के अंदर मत घुसो। ये देखो कि ओवरऑल उस पौधे का स्ट्रक्चर कैसा है, डार्कनेस लाइटनेस में उसको डिवाइड करने के ऊपर काम करो। ये कोर चीज़ें हैं। इन कोर चीज़ों पे जितना काम करोगे उतना आर्टवर्क में आपकी खूबसूरती आएगी, उतना ज़्यादा सिंप्लिसिटी आपके अंदर आएगा, उतना ज़्यादा सिंपल आप देखना सीखोगे। सिंपल करना काम है, आर्टिस्ट का काम सिंपल करना है। कॉम्प्लेक्स तो दुनिया देख रही है, एक बच्चा भी बोल देगा कि अरे इसमें तो अनगिनत पत्ते हैं, उस पत्ते में ये कीड़ा घूम रहा है, पत्ते 4 नीचे गिरे हैं, सबको दिख रहा है वो। लेकिन एक आर्टिस्ट उस ऊपर ऊपर की चीज़ों के परे जाके उसमें एक सिंप्लिसिटी देख पाता है। इसीलिए हम लोग ओल्ड मास्टर की स्टडीज़ करते हैं, क्योंकि ओल्ड मास्टर की स्टडीज़ में बहुत सारी ऐसी लर्निंग है जो ओल्ड मास्टर ने ऑलरेडी करी हुई थी। कभी बात करेंगे किसी वीडियो में इन सारे टॉपिक्स पे, अगर आप सबको इंटरेस्ट है तो मैं बहुत डीपर टॉपिक्स यूट्यूब पे इसलिए नहीं डालता हूँ क्योंकि लोग समझ नहीं पाएंगे या बोर हो जाएंगे अगर मैं बहुत डीपर जाने लगूँ कि ओल्ड मास्टर की स्टडी में ये चीज़ देखी जाती थी या क्या किस रीज़न से वो डेवलप हुआ। आप लोग बोलोगे तो करूँगा, बट वही है कि वो बिगनर फ्रेंडली नहीं रहता, बिगनर्स को वो चीज़ें समझ में नहीं आती। ओके, लेकिन कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आप लोगों के कमेंट के बेसिस पे मैं आज तक लेसन डिज़ाइन कर रहा हूँ कि हाँ चलो आप सबको अच्छा लग रहा है, ग्रोथ मिल रही है। आप में से कई लोगों के ईमेल्स आते हैं, हमारे पास मैसेजेस आते हैं कि सर ये वाला वीडियो देख के मैंने ये सीखा, और इतने मैसेज आते हैं, मैं बहुत ज़्यादा कभी कभी खुशकिस्मत फील करता हूँ खुद को कि चलो मैं किसी काम आ रहा हूँ आप लोगों के। तो जीवन है, जीवन में कुछ तो करके जाएं। ओके, कुछ तो लगे कि हाँ किसी की लाइफ में कुछ एक स्किल हमने ऐड किया, किसी को अच्छा लगा हमारे होने से। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, अगर आप चाहोगे तो मैं ऐसे लेसन्स और बनाऊंगा और मल्टीपल टॉपिक्स पे जाएंगे। ओके, तो रफली ओल्ड मास्टर का टॉपिक उठाइए तो एक छोटा सा पॉइंट ये कि जब पुराने ज़माने में जब आर्टिस्ट स्टडी करते थे
उस वक्त कैमरा नहीं था, फ़ोटोज़ नहीं थे, तो वो रियल लाइफ को बहुत ऑब्ज़र्व करते थे। तो वो जो ऑब्ज़र्वेशन थी, वो ऑब्ज़र्वेशन वो अपने आर्टवर्क में लगाते थे। ओके, अब क्योंकि उन्होंने बहुत ऑब्ज़र्व किया और अपने आर्टवर्क में उन फंडे को इम्प्लीमेंट किया, तो इसीलिए आज आर्टिस्ट ओल्ड मास्टर की स्टडी करते हैं, ताकि वो जब उसको कॉपी करते हैं, मास्टर कॉपी जिसको बोलते हैं, कि जब वो मास्टर कॉपी करते हैं तो वो उस ऑब्ज़र्वेशन को कॉपी कर रहे होते हैं जिस ऑब्ज़र्वेशन को एक आर्टिस्ट ने कई महीने कई साल लगा के सीखा था। तो उस कॉपी करने के प्रोसेस में हम ये समझना शुरू करते हैं कि इस आर्टिस्ट ने ऐसा क्यों किया था। इसीलिए वो स्टडी करी जाती है, ये समझने के लिए कि वो आर्टिस्ट क्या देख रहा था, वो आर्टिस्ट की नज़र समझने के लिए हम उसके वर्क को कॉपी करते हैं। और ये चीज़ मेनली रियलिज़म में होती है, क्योंकि रियलिज़म में आर्टिस्ट ने रियल लाइफ के नेचर को, प्रिंसिपल्स को ऑब्ज़र्व किया था। ये कॉपी वाला कॉन्सेप्ट बाकी आर्ट फॉर्म में लागू नहीं होता। अगर मैं पिकासो का क्यूबिज़म स्टाइल कॉपी करूं, जहाँ पे स्टाइल की बात आ जाती है, क्यूबिज़म है, हाइपर रियलिज़म है, क्योंकि वहाँ पे आर्टिस्ट का थॉट बीच में आ जाता है। वहाँ पे आर्टिस्ट के वर्क से ज़्यादा आर्टिस्ट के थॉट को स्टडी किया जाता है। लेकिन जब हम रियलिज़म के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे डाविंची के वर्क को हम देखते हैं या रेम्ब्रांड के वर्क को हम देखते हैं, तो उन्होंने रियलिज़म, जो रियल लाइफ में चीज़ें हैं, जो नेचर के प्रिंसिपल्स हैं, उनको मास्टर किया था। तो हम वो सीख रहे होते हैं, क्योंकि वो नेचर के प्रिंसिपल सबको दिख रहे हैं। लेकिन जब आदमी कुछ नया तरीका डिज़ाइन करता है, जैसे पिकासो ने क्यूबिज़म के ऊपर काम किया, क्यूबिज़म के ऊपर काम करना उनका नेचर से इंस्पायर्ड नहीं था। नेचर पे तो उन्होंने पहले फंडामेंटल्स पे ऑलरेडी काम किया हुआ है, फंडे स्ट्रांग हुए, ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल स्ट्रांग हुए, तभी वो अलग चीज़ों के ऊपर गए कि मुझे इस तरीके के आर्टवर्क्स बनाने हैं। बट वहाँ पे उनका थॉट आ जाता है, और थॉट वाली चीज़, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि थॉट्स, फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट जो डेवलप होते हैं वो कभी कॉपी नहीं होते। इसलिए आर्ट स्टाइल कभी कॉपी नहीं होता, वो आपके थॉट्स, आपकी लर्निंग, आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड होता है, और इसलिए वो चीज़ कॉपी नहीं हो सकती। कॉपी करना ही गलती हो जाती है वहाँ पे। तो इसीलिए कभी भी आर्ट स्टाइल और इन चीज़ों के ऊपर कॉपी मत करो, इन चीज़ों के पीछे मत भागो, अपने ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करो। ये जो नेचर का प्रिंसिपल है, जो नेचर में आपको दिख रहा है कि कपड़े मुड़ रहे हैं, तो ये जो झुर्रियाँ आ रही हैं वो फील होना चाहिए। ओके, वो झुर्रियाँ फील करा सको आप अपने आर्टवर्क में, वो फीलिंग आप दे सकोगे तो समझ में आएगा कि हाँ, आप नेचर को ऑब्जर्व कर पा रहे हो उस लेवल पे जिस लेवल पे वो नेचर है। ओके, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, जो मैं ये सब कर रहा हूँ, ये बस मैं एक्सपेरिमेंट के लिए कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ ऑयल पेंटिंग, ऑयल कलर कुछ लिए हैं यहाँ पे, रॉ अम्बर और लिंसीड ऑयल लेके बस मैं रफ़ ब्रश वर्क कर रहा हूँ। ओके, इसका कोई मतलब नहीं है, बस मैं अपने फ़न के लिए कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं सिग्नेचर देता हुआ। सो लव आर्ट, लिव आर्ट एवरीवन। स्केच करिए, पोस्ट करिए, टैग करिए। सो कनेक्टेड रहिएगा फ्यूचर के लेसन्स के लिए। मेक श्योर टू सब्सक्राइब। एंड आप सबको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पोर्ट्रेट ड्राइंग की पूरी सीरीज़ हमने शेयर कर दी है पैलेट वर्क्स के प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे आप पोर्ट्रेट को ड्रॉ करेंगे। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, लाइन्स, एंगल्स, प्रपोर्शन, सिंप्लीफिकेशन जो हमने इस लेसन में भी देखा, वो सब मैं आपको करके दिखाऊंगा। कंप्लीट रेंडरिंग करेंगे और फिनिशिंग तक उस पोर्ट्रेट को स्टडी करते हुए लेके जाएंगे। और ये पूरी सीरीज़ आपको पैलेट वर्क्स के प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली है, वो भी कम्प्लीटली फ्री। यस, कम्प्लीटली फ्री हमने शेयर किया हुआ है। सो एन्जॉय लर्निंग। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको पैलेट वर्क्स के प्लेटफॉर्म का लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को शेयर करिएगा और भी अपने आर्ट लवर्स फ्रेंड के साथ। मिलता हूँ आपको फ्यूचर के लेसन में। लव आर्ट, लिव आर्ट।